हेलो। क्या हाल है, क्या हाल है? मैं एकदम बढ़िया। मैं आपको 2-3 दिन से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मुझे पता था बिजी थे आप। और पिछली बार जो हमने बात शुरू की थी ना, सबसे बढ़िया मुद्दा वही लगता है मुझे बात करने के लिए, क्योंकि जब दारा सिंह जी का नाम आता है तो बड़ा एक भाव मेरे मन में अलग होता है। और इसीलिए मैं 2-3 दिन से लगातार आपको परेशान कर रहा था कि कहाँ हो कहाँ हो। और आज मैंने लाइव हाँ, देखा, 6 बजे आज लाइव थे आप। तो मैं आज तो हाँ। पकड़ के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम लोग डैड के जो गाने के लिए उसके लिए बिजी थे 2 दिन। तो वो लॉन्च हो गया कल। तो अब रिलैक्स हो गए, फिर से वापस कोरोना के सिस्टम में आ गए, आराम से बैठे हैं। उसी गाने वैसे को आप लेकर बैठ मुझे के बहुत लोगों सारी से बात बातें कर रहे करनी होते, हम थी लोग भी आपसे लगे कि रहते। उस गाने को लेकर क्या क्या तैयारी थी, और कैसे ये अब अचानक से कैसे मन में आया कि गाना आना चाहिए दारा सिंह जी का। नहीं, हमारे ना डैड ने हमारे गांव में सबको दुबई भेज दिया था काम काम करने के लिए। तो सारे के हम्म। सारे दुबई चले गए थे। उनमें से एक हम्म। लड़का बलबीर सिंह रंधावा जो है, वो जी। फ्रॉम अ वर्कर ही बिकेम अ बिजनेसमैन एंड मेड हिज ओन फैक्ट्री। तो हम्म। वो डैड को गुरु मानता है। तो उसने मेरे को बोला था कि भाई मैं गुरु दक्षिणा डैडी जी को देनी है, मैंने देनी है, डैडी को देनी है। तो मैंने कहा, तो क्या देनी है? बोला मुझे एक गाना मैंने लिखा है। तो उसने हम्म। गाना लिखा। तो मैंने फिर हमारे रतन जी हैं उनको बोला भाई इसका गाना बनवा दो। तो नक्षत्र हम्म। गिल ने गाना गाया, अमदाद अली ने म्यूजिक दिया और साहिल मल्ला ने उसे डायरेक्ट कर दिया और वो फिर ये गाना बना दिया। तो गुरु पूर्णिमा के दिन पे हमने लॉन्च कर हाँ, दिया। ये बहुत ही अहम दिन था। और एक ना भाव जो मन में आता है उनको देखकर, उनकी तस्वीर को देखकर, तो उस दिन जब लॉन्च हुआ तो मजा ही अलग था। तो मैं बिल्कुल। जब ये देखा गाना, हालांकि गाना देखने के बाद जो उसमें फुटेज यूज की गई है उसको देख के मैं अपने कलीग से बोला, मैं यार दारा सिंह जी क्या थे वाकई में। तो फिर मेरे दिमाग हाँ, में था कि मैं आपसे बात करनी है और पूछनी है। एक सवाल था, सबसे शुरू पूछ रहा हूँ, जबकि जब बात हम कर रहे थे ना कि ये सवाल पूछे या नहीं, तो बोले कि क्या पूछोगे, कैसा सवाल। हाँ। बिंदु बोलेंगे कि मेरे लाइव में मुझे बेइज्जती कर रहे हो मेरी। तो सवाल नहीं, ये नहीं। था कि क्या कभी दारा सिंह जी से आपने चपट खाई है, कोई ऐसा काम किया हो तो कितना भारी हाथ था। एक ही खाया है ये लाइफ में, एक थप्पड़ खाया है। डैड हमारे बहुत बहुत कभी किसी को मारते नहीं थे। हाँ। तो मेरी बचपन की आदत थी, मैं चढ़ जाता था अलमारी के ऊपर। हम्म। अलमारियों के ऊपर चढ़ने का बड़ा शौक था। तो एक दिन बहुत छोटा था, अलमारी पे चढ़ गया और डैडी की गाड़ी की चाबी निकाल ली, स्टार्ट कर दी, वो रिवर्स में थी। तो वो गाड़ी पीछे चले गई। तो सब लोग भड़क गए, ये बच्चे ने गाड़ी कैसे चला दी। तो हम्म। डैड ने आके बोला, बिंदु कैसे चलाई? मैं कहा, मैं अलमारी खोली, चाबी गिर गई पॉकेट में। मुझे लगा ऊपर वाला बोल रहा है गाड़ी चला, तो मैं जाकर चला दी। तो उनने चाबी रख दी, बोला चल करके दिखा। तो मैं हम्म। 100 बार अलमारी खोली, बोला झूठ मत बोला कर, अगली टाइम मत चढ़ना। और मैं भूल गया। अगली टाइम जब वो आए थोड़े दिनों बाद और उन्होंने देखा फिर से चढ़ा हुआ है, ऑलरेडी 10-12 बार बोल चुके थे, तो उन्होंने ना हम्म। ऐसे मेरे बैक पे ऐसे मारा और मैं गिरा, उन्होंने पकड़ा और बेड पे डाल दिया और मैं रोने लग गया। तो मम्मी आए, तो 5 उंगली के निशान मेरे बैक पे। तो मम्मी भड़क गए, मेरे बेटे को मार दिया। तो एक बार लाइफ में उनसे मुझे पड़ी है। मैंने अपने दोनों बच्चों को जिंदगी में टच नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। और डैड भी ऐसे थे, लेकिन जब बच्चा बहुत नादानी शैतानी करेगा तो एक आध पढ़नी भी चाहिए, आई थिंक। ये सवाल इसलिए है क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, और हरियाणा पंजाब के जो मम्मी पापा होते हैं ना, वो एडवांस में तैयारी कर लेते हैं। वो एक चुटकुला था कि एक आदमी जा रहा था तो वो देखा कि दूसरा आदमी अपने औलाद को पीट रहा है। बोला भाई पीट क्यों रहा है तू इसको? तो बोला इसका कल रिजल्ट आना है, कॉन्फिडेंस देखो, तो मुझे कल गाँव जाना है इसलिए आज ही पीट रहा हूँ इसको। तो हमारे यहाँ एक, चलती है ये चीज। एक तो मैं और था जोक। मैं ऐसे ही जोक एक और था, एक डैडी एक बच्चे को मार रहा है। बच्चा पूछता, डैड क्यों मार रहे हो? बोला, मैं मेरा डैडी मुझे इससे भी ज्यादा मारता था। बोला, उसका डैडी उसको मारता था? बोला, हाँ वो तो उससे भी ज्यादा मारता था। बोला, आखिर ये गुंडागर्दी कब खत्म होगी? ये कब होगी खत्म? तो ये है। ये एक बहुत अहम सवाल इसलिए भी था क्योंकि उनका हाथ जो था ना, वो मुझे लग रहा है कि 40-50 किलो का होगा। और उस टाइम पे बिल्कुल, आप दुबले पतले थे बचपन में, तो कमर पे पूरा जो है पेंटिंग छप गई होगी मोनालिसा वाली। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सनी भैया का 2.5 किलो का हाथ है, तो सोचो डैड का हाथ कितने किलो का होगा, आप ही समझ जाओ। 25 किलो का एक आराम से होगा। तो बहुत जो खतरनाक। गाने में यूज किए गए हैं, एक्चुअल में जो थोड़े फुटेज यूज किए गए हैं, हमें लगा था कि बहुत ज्यादा फुटेज होंगे। तो क्या उनकी पुरानी वीडियो क्लिप्स वगैरह नहीं है आपके पास? आप गाने में वो नहीं, प्रोवाइड आप कर समझ लीजिए, टी सीरीज जो है, जब हमने गाना दिया तो उन्होंने कहा, बिंदु जी कोई भी गाने के अंदर जो परमिशन है वो पूरी परमिशन चाहिए होगी, एक एक चीज की। तो मुझे पाएंगे? केतन देसाई को फोन करना पड़ा,
फिर हिंदुजा जी को फोन करना पड़ा, फिर अडवाणी जी के फैमिली को फोन करना पड़ा। धर्म जी को तो कुछ फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र अंकल, सनी देओल, बॉबी देओल वो हमारे घर के हैं, तो उनको फोन भी करने की जरूरत नहीं है, उनकी फोटो मैं डाल सकता हूँ। और बाकी सबको फोन करके परमिशन लेके, बहुत इट्स नॉट इजी, बहुत चीजें तो उन्हें काट दी, मतलब हिंदू जी ये आपको नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इट्स नॉट इजी टू हैव अ सॉन्ग, क्योंकि एक भी रेड फ्लैग अगर आता है यूट्यूब पे तो प्रॉब्लम आती है। तो इट्स हम्म। नॉट इजी। तो यानी हमने ज्यादा कुछ डाला नहीं। जी, क्योंकि मैं जब हमारे देख रहा स्टूडियो में था। शूट हुआ है, दारा जी, स्टूडियो में शूट हुआ है मोहाली में। ओके। मैं जब हाँ। गाना देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि उसमें और फुटेज हो सकती थी, तो वही था कि आपके पास खुद के पास पर्सनल फुटेज नहीं थी क्या उनकी? नहीं नहीं, बहुत हो सकती है, लेकिन वो लोगों के पास उसकी राइट्स होती है। ये बड़ी जी, प्रॉब्लम्स है, तुझे तो पता होगा, आप तो रोज यूट्यूब यूट्यूब हर जगह रोज डालते हो। यूट्यूब पे तो रोज रहता बवाल। हाँ, तो आप अगर कलर्स का कुछ उठा के डालते हो तो वो लोग आ जाते हैं कभी क्लेम करने, वैसा ही है सिस्टम, हो चुका है। राइट्स। हो चुका है। तू तो बिग बॉस का दीवाना है, तो तेरे से होता ही रहता होगा, लेकिन आपको तो आई थिंक वो अलाउ भी कर देते होंगे चीजें। थोड़ा बहुत चलता है, अलाउ करते हैं, क्योंकि इतना सारा हम भी, क्योंकि मेरे हर वीडियो में उनकी प्रमोशन रहती है कि इस टाइम पे शो देखना है, फ्राइडे से सैटरडे, मंडे सैटरडे ये देखना, वो चलता है वो चीजें तो। लेकिन एक जो भाव था ना हमारा, तो सीधी सी बात मैं आपको बोलूं, तो उम्मीद थी कि आपके पास होनी चाहिए वो फोटो एल्बम, क्योंकि फोटोज यूज किए हुए हैं उसमें, हमारा बहुत है, उसमें। हमारा बहुत है। आप हम्म। यानी कभी जब जब देखोगे दारा सिंह जी की पिक्चर जब आएगी तब आपको बहुत सारा दिखेगा इसमें। अभी सोच समझ के करना था, तो आई थिंक बढ़िया हुआ है, सबको पसंद आ रहा है गाना, दैट्स द मेन गाना थिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और पंजाबी में है, तो सबके हाँ, लिए नहीं है, पंजाबी में सबको समझ नहीं आता, लेकिन आई थिंक पंजाबी हिंदी में ज्यादा फर्क नहीं है। पंजाबी तो अब ऑलमोस्ट 90% ना वो बन गई, मदर टंग ही बन गई सबकी, क्योंकि पंजाबी बिल्कुल म्यूजिक बिल्कुल जो है पिछले 10 साल 15 साल से बहुत आगे आ गया है। बाकी सब पीछे बिल्कुल। हैं, लेकिन बहुत ज्यादा है, हर फिल्म में मिलता है। और एक चीज सोचिए ना, आप खुद कितनी फिल्मों में आपने पंजाबी करेक्टर निभाया, आप अक्षय कुमार सारी पंजाबी करेक्टर निभाते रहे हैं। तो एक अलग ही कल्चर जो है वो आ गया, बॉलीवुड आधा पंजाब हो गया, जैसे कनाडा में आधा पंजाब है ना, वैसे बॉलीवुड में हाँ, आधा पंजाब है अभी। तो तो एक वो चीज। गाना पंजाबी का हो ही जाता, पिक्चर के अंदर डाल ही देते हैं लोग गाना। हाँ, एंड आराम पंजाबी से। जो है वो, पंजाबी लविंग भी होते हैं, और हर जगह गुरुद्वारा है, तो आई थिंक गुरुद्वारों ने बहुत पंजाबियों का नाम रोशन किया, आई थिंक लवली। तू बता, जी, तेरा कैसे चल रहा है, सब ठीक है? मेरा बढ़िया अभी है। आपसे आपसे ऑफलाइन एक वादा किया था, वो रहता है आपका। मैं ऑनलाइन अभी बोलूंगा नहीं उस बारे में, रहता है। आप हाँ, कल थे वहां पे? नहीं वहां पे मैं नहीं था, वो आया था। हाँ, क्योंकि गलत क्या है साथ कि है। क्या है कि हम लोग का गाना रिलीज हुआ, और मैं आपको बताता हूँ, यानी जो जो सिड है ना, वो बहुत ही अलग टाइप का आदमी है, वो नॉर्मल, मतलब वो तभी हम लोग को इतना पसंद आया था। वो अलग टाइप का आदमी है भाई। तो उसका आया मुझे फोन कि भाई तेरे डैड का गाना आ रहा है, मतलब हाँ। बोला मैं ट्वीट करूंगा, तो वो बहुत रेयर है, वो ट्वीट कभी करता है नहीं करता। बहुत और कम। किसी के भी बर्थडे बर्थडे कुछ विश नहीं करता, क्योंकि इतने फैंस हैं। एक को कर दिया तो बाकी सब नाराज हो तो जाएंगे, सब दिक्कत बोलेंगे हो मेरा है जाएगी। मेरा है मेरा है। तो बेचारा फंसा पड़ा है। तो उसने ट्वीट कर दी, और वो उसने दिल से किया, उसने मर्द, फॉर द रियल मर्द। तो वो भी मर्द है, कोई कम मर्द नहीं है सिड। लेकिन डैड तो मर्द पिक्चर बोलता है वो, जब मैं सोचता हूँ तो डैड मर्द पिक्चर ही याद आती है। तो मर्द का आपको सुनाऊं कि हमेशा हर पिक्चर में अमिताभ बच्चन हीरो, प्राण साहब डैड, और निरूपा रॉय जी माँ होती थी। माँ मनमोहन होती देसाई थी। जी की पिक्चर में फिक्स था कास्ट। फिक्स था ये तो फिक्स फॉर्मूला था। उनने प्रयागराज को बोला कि पिक्चर बनानी है मर्द। प्रयागराज जी लिखने लग गए, और जब उनने लिख दी पिक्चर, तो फोन किया मंजी को, भाई मंजी प्रॉब्लम है। बोला क्या? बोला वो जो रोल है ना, गड़बड़ हो गई है, क्योंकि अमित जी का जो डैड का रोल है वो प्राण साहब नहीं कर सकते। हम्म। बोला ऐसा कैसे, प्राण साहब तो कुछ भी कर सकते हैं। बोला नहीं सर, प्लेन नहीं रोक सकते, प्लेन रोकेंगे तो गालियां पड़ेंगी। प्लेन तो दारा सिंह ही रोक सकता है, तभी तालियां पड़ेंगी, और किसी ने रोका तो गालियां पड़ेंगी। हम्म। मुझे कहा प्लेन रोकना है? बोला हाँ प्लेन रोकना है। बोला अबे ये कौन सा स्क्रिप्ट लिख दी तूने? बोला सर मर्द पिक्चर है। तो बोला ठीक है। तो प्राण साहब के पास गए मंजी, और बोला प्राण साहब ये पिक्चर है मर्द, प्लेन रोकना है। बोला दारा सिंह जी के पास जा, वो बहुत क्लोज थे, दोनों फैमिली के जैसे थे हमारे। तो डायरेक्ट वो फिर डैडी के पास आए, और पहली पिक्चर मन जी के साथ डैड ने की मर्द, और प्राण साहब नहीं थे, वरना हमेशा प्राण साहब होते जी, थे। इसके दिस इज बारे में आवर। मैंने पढ़ा था कहीं कि मर्द चाहिए, और अमिताभ बच्चन को बहुत मर्द दिखाया, तो उसका फादर जो है वो उससे भी स्ट्रांग होना चाहिए। और इंडस्ट्री में बिल्कुल। उनसे स्ट्रांग कौन हो सकता है? बिंदु दारा सिंह से स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता जब हम। इंडस्ट्री नहीं, पूरी दुनिया में कोई स्ट्रांग नहीं था उनसे। इंडस्ट्री क्या है, जी, ही वाज एक समथिंग चीज पूछूंगा मैं दारा सिंह जी के लिए, कि उन्होंने कभी नेगेटिव किरदार नहीं निभाया, कभी नहीं किया।
क्या उनको कभी ऑफर नहीं हुआ था? क्योंकि अगर ऑफर हुआ तो किस तरीके के ऑफर होते थे और नहीं, क्यों मना किया उन्होंने? उनका क्या है कि हमारे ना फैमिली में जैसे फिरोज खान की फैमिली, जैसे राज कपूर जी की फैमिली, राजेंद्र कुमार जी की फैमिली, आई थिंक देव साहब भी, 4-5 लोग के साथ ना, धर्म जी, इनके साथ फ्री का बाटर एक्सचेंज सिस्टम होता था कि जब भी उनको दारा सिंह जी चाहिए, दारा सिंह जी उनकी पिक्चर में काम करेंगे। जब भी हमको उनकी फैमिली में कोई भी चाहिए, वो हमारी फैमिली में काम करेगा, हमारी पिक्चर में। तो ऐसे में धर्मात्मा एक पिक्चर थी जिसमें फिरोज खान ने बोला, दादा जी मैंने आपके लिए रोल लिखा है, वो डैडी के आई थिंक सबसे, या जो डैड नहीं करना चाहोगे लाइफ में, ऐसा टाइप का रोल था। लेकिन कसम और वादा, वो उस जमाने में बहुत मायने रखता था, काम पैसा वैसा कुछ नहीं मायने रखता था, तो उनने वो रोल किया। तो उसमें विलन नहीं थे, लेकिन एक मतलब अलग ही टाइप का था उसके अंदर रोल, तो जो मतलब डैड ने ऐसे कभी जिंदगी में किया नहीं। और कोई भी रॉन्ग काम नहीं करते थे, कभी रोल नेगेटिव नहीं किया, कभी कोई ऐड नहीं की सिगरेट की, तंबाकू की, दारू की। वो कुछ अलग टाइप के आदमी थे। हम लोग यानी दारू की ऐड कर सकते हैं, लेकिन डैड ने कभी नहीं की दैट वे। जी, क्योंकि ये बातें आती हैं और वो एक ऐसे रोल मॉडल थे, अगर वो तंबाकू या दारू की ऐड कर देते तो फिर वो ग्रेट दारा सिंह नहीं रहते, फिर वो पहलवान बिल्कुल बन जाते। में भी ग्रेटेस्ट पहलवान वो जरूर होते, लेकिन जो दारा सिंह जी है वो नहीं रह हाँ, पाते। वो अरुण गोविल जी ने उनमें, किस्सा सुनाया था ना कि किस हाँ तरीके से वो तेलुगु और तमिल एक फिल्म थी बाइलिंगुअल, उसमें काम कर रहे थे और स्टेज के पीछे जाके सिगरेट पी रहे थे। तो कोई आया, हाँ। उनको बहुत सारी बातें कह के चला गया। तो हम्म। जो साइड में एक और बंदा था, ये क्या कह गया अबला जी, ये आपको बहुत बुरा भला कह गया कि हम आपको भगवान मानते हो और आप सिगरेट पी रहे हो। तो बोले कि उस दिन हाँ, से मैंने छोड़ दी, उसके बाद मैंने हाथ ही नहीं लगाई। तो वो एक वही छवि जो अरुण जी, अरुण जी बोलते रहते थे, बिंदु मैं थोड़ा राम हूँ, मैं तो अरुण गोविल हूँ। मैं कहा हाँ, लेकिन आप लोग आपको राम जी की नजर से देखते, तो आपको वो सोचना पड़ेगा। डैड ने तो जो भी चीज की ऐड की, वो चीज इतनी हिट हो जाती थी, इतनी हिट हो जाती थी कि आई कांट टेल यू। तो वो बहुत टेंशन में होते थे। जैसे किसी का साइकिल का कुछ, एटलस साइकिल का एक पेडल टूट गया, तो डैडी को फोन आया, चिट्ठियां आई कि मेरा पेडल टूट गया, दारा सिंह ऐड कर रहा है, पेडल कैसे टूट सकता है? तो डैड ने फोन किया कि एक और ऐसी चिट्ठी आई, मैं कभी ऐड नहीं करूंगा तुम्हारी। तो वो ऐसे टाइप के आदमी थे। मैं शर्मा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ब्राह्मण फैमिली से। और जब हाँ, संडे को देखते थे तो ऐड आती थी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। वो और हम बोलते थे कि दारा सिंह बनने के लिए अंडे खाने जरूरी है, और उसके बाद चप्पलें आती थी सीधी अंडे खाओगे, एक और ऐड होती खाओगे थी, तो होती थी। देसी और घी पंजाब का, भाई वाह, एक वो ऐड होती थी। वो ऐड इतनी हिट हो गई कि वो जो घी है, वो एक एरिया में ही बिकने लग गया। हम लोग वेट करते थे मुंबई तक पहुंचेगा, वो जिंदगी में नहीं पहुंचा। तो वो ऐसे आदमी थे, दैट वाज हाउ ही वाज ब्रदर। क्योंकि उनकी ऐड देख के भी ये लगता था कि यहाँ कोई बंदा ऐड कर, और अपील होती थी उस ऐड में कि हाँ लेना, हाँ, ये चीज लेनी जरूरी है, दारा सिंह जी ने कहा तो लेनी है। क्योंकि बहुत हाँ, सारे अमूल की भी ऐड ऐड होती थी, अमूल की भी 2-4 ऐड की होते थे, उनने एड्स की है, लेकिन वो बहुत प्रोडक्ट देख के करते थे कि भाई गारंटी हो लोगों को कि मैं बोल रहा हूँ तो लोग कोई ले, कोई चीटिंग नहीं हो उसके साथ। बिल्कुल वैसे थे। कोई उनका ऐसा किस्सा याद आ रहा है जिसमें मतलब रोड पे कुछ हो गया हो? जैसे कई बार होता है ना, गाड़ी के अंदर एक ऐड आती थी पहले सुमो की, तो गाड़ी रोक लेते हैं कुछ लोग मिलकर, फिर उसमें से पहलवान निकलते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी वाड़ी में कुछ ऐसा हुआ और दारा सिंह जी निकले और आगे वाला माफ कर दो जी गलती होगी? मेरे मम्मी बीच पे चलते थे, और वो बीच पे चल रहे थे, तो जो बीच पे कभी कभी जैसे छेड़खानी जो होता है ना, रोमियो वोमियो और सीटी वीटी मार रहे हैं। अब डैड इस तरफ जा रहे थे, मम्मी इस तरफ जा रहे थे, और डैड वापस आके दोनों मिलके फिर वापस घर आने था। लेकिन डैड जरा अलग फास्ट चलते थे और मम्मी आराम से रिलैक्स चलती थी। तो मम्मी के पीछे 2-3 उल्टे पुल्टे लग के सीटी मार के कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, बोलते। तो मम्मी समझ गई और उन्हें टर्न मार दिया और डैड की तरफ चलने लग गई। तो जैसे ही डैड के पास पहुंचे, मम्मी बोलती है ये मुझे छेड़ रहे। उनने देखा दारा सिंह जिस तरीके से वो भागे हैं, मैं तुझे बता नहीं सकता। बोलते डैड, बोलते वो इतनी फास्ट भागे, आई थिंक बीच ही नहीं कभी आए। तो दैट इज हाउ ही वाज, समथिंग एल्स। कभी उनका कुश्ती का मैच देखा आपने लाइव? बहुत बहुत देखे हमने। एंड के लास्ट के जो 5-7 साल 10 साल जो उन्होंने लास्ट कुश्तियां लड़ी हैं, उसमें हम सारे मैच देखने जाते थे। मैं, दविंदर अंकल, सनी भैया, बॉबी, सब, हम सब ने जाके, अक्षय कुमार बोलता है मैं अपने, मेरे डैड उसको लेके जाते थे, उसके डैड, वो भी आके मैच देखता था। सबने देखे हैं वो मैच, और वो यादें अलग ही हैं। मुमताज आंटी, बहुत लोग ने जाके वो मैच देखे हमारे। तो वो मेमोरी में अभी तक है वो मैच लाइव। तो जी, समथिंग एल्स होता था। हाँ, मुमताज के साथ आपने मुमताज आंटी का नाम लिया, तो मुमताज जी के साथ तो उनकी शुरू की सारी फिल्में थी, क्योंकि उस टाइम पे तो
जो पावर वाली मूवीज होती थी वो जोड़ी एक मशहूर हो गई थी। लोगों को शायद राजेश खन्ना ज्यादा रहता मुमताज के साथ, लेकिन जो हमने पढ़ा कि दारा सिंह जी हाँ की और मुमताज की ये पहली जोड़ी थी जो एक एक हिट फॉर्मूला निकला था कि पहलवान के हाँ। साथ जो एक्टिंग करने वाला। तो उनकी कुछ नहीं वो यादें सेट पे कभी गए हो आप? हाँ नहीं, मुमताज आंटी की मैंने पिक्चर की वो टाइम पे तो मैं बहुत छोटा था जब डैड के साथ मुमताज आंटी की पिक्चरें हुई, लेकिन मुमताज आंटी की जो सिस्टर है उसने हमारे रंधावा अंकल से शादी की। उनका एक बेटा है शाद जो पिक्चरों में भी है। तो वो मुमताज आंटी के साथ हमारा रिलेशन फिर फैमिली हो गई, चाची की बहन। तो तब उनकी शूटिंग में मैं गया हूँ 2-3 दिन, राजेश खन्ना जी के साथ शूटिंग देखी है, पर डैड के साथ शूटिंग मैंने कभी नहीं देखी। डैड का बोलते हैं कि उनकी पिक्चरें जो है उनको बोलते हैं बी ग्रेड सी ग्रेड, क्योंकि उनकी पिक्चर थोड़ी सस्ते बजट में बनती थी, एक्शन पिक्चर होती थी, बहुत चलती थी, लेकिन तो हीरोइनें बड़ी उनके साथ काम नहीं करती थी। और प्रोड्यूसर बोलता था सर बड़ी हीरोइन नहीं काम करती, एक सुंदर लड़की है आपको दिखाता हूँ, अब उसको ले लो। डैड ने कहा अरे आपको पसंद है, आप पैसे लगा रहे हो, ले लो। बोले नहीं आप देख लो। और फिर वो मुमताज आंटी को पहली बार सेट पे लाए, छोटी सी बच्ची। डैड ने देखा बहुत सुंदर है, ले ले। और वहां से इनकी पिक्चर हिट हुई। 18 पिक्चरें लाइन में सुपर डुपर हिट की। और फिर बड़ी पिक्चरों की उनको ऑफर आ गई। जब बड़े हीरोज के साथ ऑफर आई तो वो आई डैडी के पास के भाई दादाजी मुझे तो बहुत बड़े बड़े देवानंद, राज कपूर, ये सब सारे बड़े बड़े, राजेश खन्ना, सबकी ऑफर आ रही है। डैड ने कहा भाई सोचना मत, जा तू कर, तेरे नसीब में है तो तू बिंदास कर। तो फिर वो वहां से वापस ए ग्रेड पिक्चरों में आ गई। तो जितना नसीब में लिखा है उससे ज्यादा या उससे कम तुम्हें नहीं मिलेगा। दिस इज हाउ इट इज, दिस इज लाइफ। जी। बी ग्रेड तो नहीं कहेंगे, आप कह रहे हो, मेरे हिसाब से तो वो एक अलग, एक जो कहते हैं ना जॉनर ही अलग था उनका, उनके फैन फॉलोइंग अलग थी सारी, वो वाली फिल्में भी वैसी होती थी उनकी एक्शन वाली, और उस टाइम पे हाँ एक्शन इस तरीके का नहीं था, लेकिन वो उन्होंने हाँ अपना एक अलग जो है मापदंड बनाया, अलग ही एक चीज बनाई थी। तो वो चीजें थी। बिल्कुल। और वैसे भी दारा सिंह के साथ कोई हीरोइन, मतलब उनको सोलो सारा रेम्बो रॉकी टाइप फिल्में थे तो वो करते उस टाइम पे, होती नहीं इंडियन सिनेमा में, थी नहीं वो फिल्में उस टाइम पे, होती तो आज क्या बात होती, अलग ही एक चीज होती हमारे पास। डैड ने तो 200 पिक्चरें के आसपास की, स्टोरी उसमें 50 में सेम है। 50 पिक्चरों की सेम स्टोरी, सब हिट। तो उनका सारा अलग ही था कि एक्शन। भाई रेसलिंग होनी है, फाइट होना है, ये होना है, वो होना है, सब फिक्स स्टोरी होती थी उनकी। आजकल के जमाने में ऐसा नहीं चलता। एक अहम सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था कि तारा सिंह जी जो थे विंदु, बहुत बड़े पहलवान थे। ओलंपिक और उस टाइम पे जो जो गेम होते थे उसमें जो प्रोफेशनल उनको नहीं जाने दिया जाता था, तो इस चीज का कभी मलाल उनको रहा, कभी आपके सामने जिक्र किया हो कि ये क्योंकि वो जाते तो मेडल तो 100% था, ये भारत का 100%, दुर्भाग्य। 100%। उनका क्या था कि उनको बड़ा दुख होता था कि हमारे देश में जिस तरीके से हमारे देश में जो स्पोर्ट है, वो बोलते थे कि वो स्पोर्ट में जो आदमी चैंपियन है उसको ही वो स्पोर्ट का ख्याल रखना चाहिए, ना कि कोई भी आके मिनिस्टर मिनिस्टर या कोई भी आके बोलता है कि ये वो उस चीज का मिनिस्टर बन गया है। उनको बहुत गुस्सा आता था इस बात से, और वो बोलते थे जो आदमी ने ये स्पोर्ट खेली है वही उसका बॉस होना चाहिए, उसको ही तकलीफ पता है प्लेयर्स की। तो बड़ा दिल था उनका कि कोई सही आदमी दिशा दिखाए जी। स्पोर्ट्स के लिए। और अब आई थिंक बड़ी कोशिश के बाद थोड़े थोड़े अच्छे लोग आए हैं, तभी जाके इंडिया कुछ मेडल्स जीतने लग गया है। पर हमारी सबकी ड्रीम होती थी कि कोई मेडल लेके आए, गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक्स में रेसलिंग में। तो हमारे रेसलर्स बहुत दूर तक पहुंचे हैं, सुशील और सब लोग पहुंचे हैं। लेकिन इंडिया एक दिन गोल्ड जरूर लाएगा मेरे को लगता है, और जिस दिन राइट कोचिंग मिलती है तभी होगा ये पॉसिबल। जी। मेरा जो, मैंने जितना फॉलो किया, मैं स्पोर्ट्स को बहुत फॉलो करता हूँ और कमेंट्री भी कर चुका हूँ मैचों में आईपीएल के लिए, तो मेरा जो था ये कि आपके पास अगर एक हीरो होता है ना, आइडल आपका होता है, तो आगे की पौध तैयार हो जाती है। जैसे सुशील के बाद कितने रेसलर आ गए, विजेंद्र के बाद कितने बॉक्सर आ गए, हमारे पास गुंडप्पा विश्वनाथ थे, हमारे पास अगर हम देखें सीके नायडू थे, अगर पुराने लेके आए तो फिर गावस्कर आ गए, उसके बाद सारे यूं सचिन आ गए, फिर अभी विराट आ गए। तो हमें क्रिकेट में हीरो मिलता रहा, फुटबॉल में नहीं मिला, लेकिन हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा हीरो रेसलिंग का था। उसका मैं यही बिल्कुल। था कि ओलंपिक में अगर वो जाते और वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलते, क्योंकि प्रोफेशनल है तो आप उसमें नहीं जा सकते, तो ये एक दर्द जो था वो उनको कभी रहा हो। अगर वो उस बिल्कुल। टाइम पे हो जाते तो शायद आज हमारे ना कुश्ती में ज्यादा नहीं तो 5-7 हाँ मेडल हर बार आते, क्योंकि एक हीरो हाँ। मिल गया था आपको इतना बड़ा, और उससे फिर आगे बिल, चीजें तैयार हो जाती। तो बीच में गैप आ बिल्कुल गया बिल्कुल। एक, और अब सुशील उनके कुमार टाइम पे बने। उनके टाइम पे तो कोच ही नहीं थे अच्छे। तो जो उनने कुश्ती सीखी और चैंपियन बने वो भी सिंगापुर में जाके सीखी। इंडिया में तो था ही नहीं, वो स्टैंडर्ड ही नहीं था इंडिया के अंदर। तो ये प्रॉब्लम है इंडिया में कि जब हमारा स्टैंडर्ड वर्ल्ड के साथ एग्जैक्ट होना चाहिए तभी आप वर्ल्ड के साथ compete कर सकते हो। तो कोशिश कर रहे हैं बेचारे, इतनी लड़कियां वड़कियां पहुंच जाती है इतनी मेहनत करके,
जस्ट इमेजिन इफ दे हैड एवरीथिंग, तो दे वुड हैव रॉक्ड। तो इंडियंस में टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये स्पोर्ट जो है ये अलग चीज है, और इसमें एक अलग ही टाइप ऑफ डेडिकेशन और कोचिंग चाहिए। जी तो हमारे पास है, पटियाला पटियाला में है चीजें, लेकिन जिस तरीके से वो मतलब ये बाबूगिरी घुस जाती है उसके अंदर, तो वो रॉन्ग है मेरे को लगता है। दे हैव टू लग रहा कीप है इट कि धीरे एब्सोल्युटली। धीरे चीजें ठीक हो रही हैं अब, क्योंकि राजविंदर बिल्कुल, सिंह राठौड़ आए थे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, तब से भी चीजें, स्पोर्ट्स का कोई भी बंदा है, एब्सोल्युटली, चीजें ठीक हो रही हैं। एब्सोल्युटली, वो बहुत क्योंकि जरूरी है। वो हाँ अभी आए, वो आए तो वो शूटिंग वाले चीज में वो लोग चैंपियन है, वो उसमें तो प्रोफेशनली वो बोल सकते हैं, पर जी रेसलिंग में वो नहीं बोल सकते। यू अंडरस्टैंड? तो ये रेसलिंग में सुशील खेलो जैसा इंडिया आदमी, में, जी खेलो हाँ, इंडिया रेसलिंग में में सुशील जैसा आदमी, रनिंग में उस वो लड़की जैसा, जो जिम्नास्टिक्स में उसके जैसा, वो लोग को आपको बताना पड़ेगा बॉस। तब जी जाके आपको मेडल्स की अपेक्षा। हम लोग ड्रीम और प्रे करते रहते हैं कि इंडिविजुअल गोल्ड्स हमारे आने लगे ओलंपिक्स में, ये हमारी ड्रीम है। पर हमारे पास टैलेंट भी है, लेकिन वो टैलेंट को सही दिशा दिखाने वाले नहीं। तराशना अभी पड़ेगा उनको बहुत ज्यादा, उसकी बहुत जरूरत है, निखारना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे आगे प्लान क्या है दारा सिंह जी पे? क्या कोई मूवी, कुछ कुछ अलग चीज कीजिए ना, कुछ म्यूजियम टाइप कुछ चीज ऐसी बनाइए, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा दीवाने हैं, देख पाए। अब जैसे अभी बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा ये है कि बात करता हूँ, लेकिन कभी मुंबई आया और आप घर में घुसने देंगे आप, तो फिर सारी जो भी भाई तो हमारे घर में आके जब भी पाना, एनी टाइम मोस्ट वेलकम है। अरे क्या बात करें, तो मुंबई आएगा, हमारे घर में आना बैठना। हमने बहुत बार सोचा, क्या डैडी का क्या होता था, तू बिलीव नहीं कर सकता कि डैडी ने ना कुछ मतलब 100 200 500 कप जीत के एक रूम बनाया था पंजाब में, हमारे गांव में। सारे कप्स का रूम है, उसकी फोटो है हमारे पास। तो वो कप से इतना रूम भर गया कि एक दिन मेरी दादी भड़क गई कि पूरा रूम ही खा गया ये कप। तो बुलाया वो आदमी को जो बर्तन बनाता है, बोला सारों के बर्तन बना दे। तो सारे जो कप मेडल सबके बर्तन बन गए उस घर में, और बर्तन लग गए रूम में। तो जब हम लोग गए तो देखा सब कप गुल हो गए, हम लोग रोने लग गए। तो एक दो कप जो बॉम्बे में थे वो बच गए, बाकी सब हमारी दादी ने बर्तन बना दिए। और डैड हंसने लग गए, तो बोला माँ जी बर्तन ना की करोगे, बर्तन तो खरीद सकते थे। बोला ले, अरे रूम पूरा पड़ा हुआ है, ऐसी मैं बनाते। पंजाबी लोग ऐसे होते सर। तो हमारे पास ज्यादा बचा नहीं। जब डैड लास्ट कुश्तियां लड़ रहे थे, तो पाकिस्तान से कोई पहलवान आए थे, उन्होंने कहा दादा जी हमें आपके जूते दे दो, उसको जूते दे दिए। कोई आदमी कुछ मांगता था, ये दे दे तो उसको दे दिए। तो बहुत कम चीजें हमारे पास बची हैं डैड की म्यूजियम के लिए। जैसे ये उनकी बेल्ट मैंने संभाल के रखी है, बहुत चीजें, बहुत कम चीजें संभाल 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 के जो रखी है वो बची है। तो दारा स्टूडियो में एक कमरे में हम एक म्यूजियम टाइप बनाने की सोच रहे हैं। या तो फिर बहुत बड़ा बनाना है, तो फिर पूरा बड़े रेप्लिका बनाने पड़ेंगे। रियल चीजें ही हाँ नहीं है, उनने सब बांट दी। हर चीज बांट देते थे, वो बड़े दिल वाले थे वो। और जी, उनसे हमने भी बड़ा दिल सीखा है। तो लोगों को हेल्प करते जाओ, बांटते जाओ। घर बहुत बड़े बड़े हैं दारा सिंह जी की, अगर हम बात करें तो, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे मुंबई हो, तो कहीं एक ऐसा म्यूजियम होना चाहिए। पर्सनल रिक्वेस्ट है, और ये समझ लीजिए सबकी रिक्वेस्ट है। उनके ना नहीं, वो मैं तो उनको अलग ही मानता हूँ। हम तो आम बिल्कुल इंसान, वो आम नहीं थे, वो अलग थे। इसीलिए मैं, बिल्कुल ये था कि एक शो होना चाहिए इस पे बातचीत, और बहुत सारी बातें हैं उनके, उन पर कितने, अब रामायण के किस्से छेड़ लेंगे तो मुझे लग रहा है सुबह तक हम दोनों बात करते रहेंगे, कोई इश्यू ही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो वो चीज एक म्यूजियम उनके लिए बनाएंगे, दारा स्टूडियो के अंदर ही बनाएंगे, मुझे लगता है वही बेस्ट जगह है। बना सकते हैं वो। हमारे गांव में हमने एक दारा स्टेडियम बनाया है। एक स्टेडियम बनाया है ताकि बच्चे लोग वहां जाके फुटबॉल खेल सके, हॉकी खेल सके, स्पोर्ट्स कर सके। तो एक स्टेडियम बनाया है, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम डैड अब है नहीं और हम लोग जाते नहीं। तो ये जो जिसने गाना बनाया है, जो बलबीर रंधावा, जो ये गाना आता है, अब वो डैडी ने उसको बोल के गए थे, बेटा बलबीर तू संभाले गांव को। तो वो बेचारा गांव के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। तो मुझे भी बोलता रहता है। मैं बोला भाई जो तुझे चाहिए हमेशा हम तुम्हारे साथ हैं। तो वहां भी एक बन सकता है, लेकिन वहां बहुत दूर पड़ेगा। लोग चंडीगढ़ में दारा स्टूडियो पे बनवाता हूँ मैं। आप लोग सबकी रिक्वेस्ट 100% पूरी करते हैं। जी, क्योंकि ये जरूर। बहुत जरूरी चीज है, और जितना जल्दी करेंगे उतना ही ठीक है। लोगों को ये जो एक चीज है, एक ऑरा जो है, वो याद रहना चाहिए। क्योंकि मुझे याद इसलिए कि मैंने देखा है, उनकी फिल्में भी देखी है और हाँ, रामायण देखा है, और एक ना हमारे घर में तो हनुमान जी की तस्वीर की जगह उनकी तस्वीरें भी होती थी। तो वो बिल्कुल एक अलग बिल्कुल चीज है। आने वाली पीढ़ियां जो है हमारी, उनको ये चीज होनी चाहिए, और उनको हम या तो म्यूजियम हो या फिर हम कोई ऐसी चीज रखें। तब वो ये गाना जब आया तो मुझे सच में बहुत अच्छा इसलिए भी लगा कि एक ऐसे इंसान को याद किया गया है जो
अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत ज्यादा बड़ी। और टाइम टू बिल्कुल टाइम अगर ऐसी चीजें रहेंगी तो हमारा जो कल्चर है, और खासकर ये जो कल्चर दारा सिंह जी वाला है, ये जिंदा रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। बिल्कुल। अब आपको याद होगा जब आप आप छोटे फिल्मों थे, लोग में बोलते थे, आप छोटे थे, लोग बोलते थे, तू दारा सिंह है क्या? तो लड़ाई में ऐसे ही हाँ बोलते थे वो। तो आजकल अब ऑब्वियसली वो नहीं बोलते। आजकल बोलेंगे तो सलमान है क्या, या सिद्धार्थ है क्या, कोई ऐसा बोलेंगे। हाँ, मैं तो किस्सा बच्चों को बता देता हूँ इसीलिए आपको। दीवान सिंह जी रिटायर्ड आर्मी से हमारे टीचर थे, उनके लड़ाई में गोली लग गई थी तो वो इसीलिए टीचर बन गए थे। अगर कुछ भी शरारत कोई करता था तो उसको पकड़ के चाटा लगे, दारा सिंह बनेगा तू, लड़ाई कर रहा है, हाँ, वही कराऊं कुश्ती हर तेरे हर को। तो वो पूरे कहावतें इंडिया के होती अंदर, पूरे इंडिया के हाँ अलग अलग चीजें, मद्रास में भी वो डैडी का नाम लेते हैं, तमिलनाडु, हर जगह, जितनी जगह, सब जगह अलग अलग, कलकत्ता में भी अलग बंगाली लोग भी बोलते हैं, तो सब जगह सेइंग्स है ये कि दारा सिंह छे है, अलग अलग है। लेकिन अब की जनरेशन नहीं बोलेगी, इसीलिए हमने ये गाना और सबसे याद करवाया है। वैसे भी ये कोरोना के चक्कर में पूरी इंडिया ने एक बार रामायण देख के 2 बार, बहुत अच्छा डीडी हुआ। पे फिर स्टार प्लस पे, बैक टू बैक सारे घरों में वो फिर से आए, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं प्रे करता हूँ कि बहुत जल्दी सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए भाई, और हम लोग सब सारे के सारे लोग जो देख भी रहे हैं, किसी के पास टाइम ना हो इंस्टाग्राम के लिए, सब लोग काम में और लाइफ में बिजी हो जाए, यही प्रेयर है। नहीं, ये तरीका बहुत अच्छा है, डायरेक्ट फेस टू फेस बात करने का, नहीं तो वेट करो इंटरव्यू के लिए, माइक ले, ये बेस्ट लगता है यार। इसमें आप जो मर्जी बोलते रहो, बस अच्छा बिल्कुल लगता है बिल्कुल, सुनने हमारे लिए भी बहुत ईजी है। आधा घंटा तेरे साथ बहुत बढ़िया निकल गया, इट्स फाइन, वंडरफुल। तो और अच्छा बस, आई लव यू। कुछ और लास्ट बोल, कुछ ना कुछ तो कमीना मेरा तेरे जो तेरे वादा दिमाग में चल रहा होगा। मेरा वादा रहता भाई, वो वादा कब पूरा होगा, बस वही चीज रह गई है अभी। जो कौन सा लास्ट वादा? लास्ट टाइम मैंने फोन करके बोला था, अरे बंदे को बोलो यार बात करे, बंदा बंदी दोनों ही आपके। मैं सच्ची बता रहा हूँ, बंदा जो है ना, वो वो वेट कर रहा है कि कुछ मौका मिले बात करने के लिए। उसको ऑफर तो बहुत है, पर वो अलग टाइप का आदमी है, वो परफेक्शन वाला आदमी है। तो बंदी वेट को ही कर रहा है बोल, को टू गुड। बंदी बंदी को तो मेरा फोन मैंने, आई स्वेयर, मैंने आज तक ना मिला हूं, ना बात किया, ना हेलो बोला है। खाली बिग बॉस में जो 1 सेकंड के लिए मिला वही है। मैं मैं झूठ नहीं फोन भी बोलता, तेरे को उठा पता है मैं झूठ नहीं बोलता। क्या मैं झूठ मुझे बोला पता आज है तक? मुझे। सब बोल रहे थे चलो आपके घर पे आई थी। अरे मैं कहा भाई नहीं, नहीं आई थी मेरे भाई। बोले नहीं, हमने सुना है कि आपने कुछ बोला है। मैंने समझ नहीं तो कौन सी लाइन में उन्होंने जोड़ दिया। मैं झूठ नहीं बोलता भाई। लेकिन मैं जब भी मिलूंगा, अब नेक्स्ट टाइम जब भी बात होगा तो मैं बोलूंगा। और ऐसा लाइव मैं उसको समझाया कि भाई 5 मिनट का तो जाके बात करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 मिनट आपसे बात करेगा तो इट्स मैं वंडरफुल, क्योंकि आपने बिग बॉस में बहुत टाइम दिया है। बिल्कुल, बिंदु मैं भाई, मैं बोलता हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि मेरे उनके फादर से बात होती है, वो कहते हैं यार तू पंजाब आ जा, जब भी वो आएगी तो 3-4 दिन घर रुकियो, खूब बात करियो। मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए नहीं, सच में कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी फैन फॉलोइंग है मेरे चैनल पे उनकी, और वो अभी भी ना, आप मैसेज पढ़ोगे ना, इसमें 85 मतलब 500 मैसेज आ चुके होंगे उसके लिए कि बात करो, आप इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हो। मैं क्या बोलूँ कि वो फोन ही ना उठा रही अभी। तो नहीं, इसलिए इधर वो आपको को समझना पड़ेगा, ये लोग का इतना बैड लक है कि इतना फेम, इतना प्यार मिलने के बाद कोरोना आ गया। वरना अभी तक हाँ ये बहुत काम कर रहे होते, और आप लोग को बहुत देखने को मिलते, और आप लोग सबको कुछ उनकी, यानी जो है ना एकदम जो ड्राई हो गया मामला, वो नहीं होता। बहुत जी सारा होता, वो इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, ट्विटर पे भी आते हैं। तो जैसे ही काम स्टार्ट होगा तभी आदमी कुछ बताना चाहता है। वो जब वो तो मैं घर पे बैठे और वेट कर रहे हैं तो मजा नहीं है। हाँ, फैंस पे ही बोलता हूँ कि बैड लक है उनका, कोरोना आ गया, नहीं तो पता नहीं कितने टाइम ही नहीं होता, खाने का टाइम नहीं होता, इतना ज्यादा फेमस हो और गए, वो भी और काम मतलब मिलता सिद्धार्थ, रहता आप है समझना, उसकी माँ का लाडला बेटा है। माँ बोल रही है कोई रिस्क है तो बाहर नहीं जाना, समझे? तो वो सब भी देखना पड़ता है। तो आई होप ये दोनों की लाइफ बहुत बढ़िया हो, और बहुत आगे काम मिले। और आपसे भी यदि मैं मौका ढूंढते ही आपको पकड़ के आपको एक बार इनके साथ इंटरव्यू कराने की कोशिश करूंगा। शहनाज का तो मैं बोल नहीं सकता, मेरी बात ही नहीं हुई, पर सिड को बोलूंगा मैं जरूर आपके लिए। ठीक है, ठीक है भाई। और लव यू भाई। म्यूजियम जल्दी से बनवाने की आप कोशिश करेंगे, ये वादा आपने किया सभी से, क्योंकि ये बहुत पक्का, बड़ी जरूरत है हमारी। ठीक है ना? डन, चलिए डन। भाई, गॉड ख्याल ब्लेस यू। रखिएगा अपना। सी यू, सी यू।